हेलो बच्चों, तो हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स का तो हो चुका था हमारा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में दो पार्ट है, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स। तो जहां तक हाइड्रोस्टैटिक्स था, जो कि कैपिलैरिटी तक है, कैपिलरी एक्शन तक है, वहां तक हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका था। अब उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग बच्चों और न्यूमेरिकल करेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स का। राइट, तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं आपके सामने। अ स्टील बॉल विथ रेडियस 0.3 mm is falling with velocity 2 meter per second at a time t through a tube filled with glycerin having coefficient of viscosity 0.833 Newton second per meter square. Determine viscous force acting on the steel ball at that time. तो अगर एक स्टील बॉल है, उसका रेडियस r है, वो किसी मीडियम के थ्रू नीचे गिर रहा है और ये मीडियम इन्होंने बोला है कि ग्लिसरीन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या क्या देके रखा है, देखो इसका रेडियस देके रखा हुआ है। तो रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है 0.3 mm। तो 0.3 mm का मतलब होता है 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो अब ये डेसिमल जो है शिफ्ट कर दोगे तो ये 3 इंटू इसका एक पावर -4 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, ये जिस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है उस वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो है आपका 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। उसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देके रखा हुआ है मीडियम का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है 0.833 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और हमको बोला गया है कि विस्कस फोर्स ढूंढो, इसके ऊपर कितना विस्कस फोर्स लग रहा है। तो देखो स्टोक्स लॉ के थ्रू विस्कस फोर्स आपको मिल जाएगा। इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला है 6 पाई ईटा वी आर। सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको वैल्यू ढूंढना है। 6 इंटू 3.14 इंटू 0.833 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आपका 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इज नथिंग बट 3 इंटू 10⁻⁴। तो 3 इंटू 10⁻⁴। बस इसी को सॉल्व करना है आपको बच्चों और आपका आंसर आ गया। तो 6 मल्टी देखो यहाँ पे भी आप आई एम नॉट श्योर कि आपको कैलकुलेटर बोल रहा हूँ मैं, लॉग टेबल लगेगा कि नहीं लगेगा। एक तरफ से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। स्टिल अगर 3 नंबर का अगर हो जाता है तो फिर आपको लॉग कैलकुलेशन दिखाना पड़ता है। तो 6 इंटू 6 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय कैलकुलेशन वाला पार्ट आप हैंडल कर लो। 833 will give you 94.162. So that is equal to 94.162 multiplied by 10⁻⁴। ठीक है, तो जैसे एक डेसिमल पीछे आओगे 9.4, तो इसमें से एक कम हो जाएगा ना। एक 10⁻⁻1 निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक डेसिमल पीछे आ जाएगा, इंटू 10⁻³ न्यूटन। दैट इज योर आंसर 9.4162। इसको आप क्या कर सकते हो, 9.416 है ना, तो इसको 2 लिख सकते हो और 10⁻³ राउंड ऑफ करके 9.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 mm फॉलिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज करके रखा हुआ है, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे रेन ड्रॉप की बात की है, बस वो भी स्फेरिकल होता है। उसका डायमीटर देके रखा हुआ है, तो डायमीटर आपका 1 mm हो जाएगा, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, दैट इज 0.5 mm हो जाएगा डायमीटर का आधा। दैट इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर हो जाएगा। सेम चीज है, बस वैल्यू चेंज कर दिया। फॉलिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू एयर, the coefficient of viscosity of air is 1.5 into 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और आपको विस्कस फोर्स ढूंढना है। सेम फॉर्मूला लगेगा विस्कस फोर्स का। रेन ड्रॉप स्फेरिकल होता है और एयर के थ्रू फॉल हो रहा है, तो उस पर विस्कस फोर्स लगेगा। स्टोक्स लॉ यूज करोगे, 6 पाई ईटा वी आर आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय ईटा। ईटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 1.8 इंटू 10⁻⁵ और वेलोसिटी 2 दिया हुआ है और रेडियस आपका 0.5 इंटू 10⁻³ दे के रखा हुआ है। तो 0.5 इंटू 10⁻³ 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, ये तो गया। अब आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और इसमें आपको लॉग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, सिंपल कैलकुलेशन है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 और मल्टीप्लाइड बाय 1.8, दैट विल गिव यू 33.912। तो 33.912 मल्टीप्लाइड बाय
यहाँ पे 10⁻⁸ हो जाएगा। इसमें से एक 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल पीछे आ जाएगा, तो 3.39 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन आपका आ जाएगा। राइट, चलिए तो ये आंसर आ गया आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने लॉग से सॉल्व किया हो जो आंसर निकाल के रखा है, पर ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3.39 3.393 आ रहा है, मेरा 3.391 आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना डिफरेंस आपका चल जाएगा। अगर आप किसी का 3.393 आ रहा है और किसी का 3.391 आ रहा है, दोनों आंसर सही होगा और दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डेसिमल का देखना, डेसिमल यहाँ वहाँ ना हो जाए तब फिर तो गड़बड़ है, फिर तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखो, विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एयर बबल, हाँ ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। With what terminal velocity will an air bubble 0.4 mm in diameter rise in a liquid of viscosity 0.1 Newton second per meter square and specific gravity, ये भी देखो एक नया वर्ड हो सकता है तुम्हारे लिए, specific gravity 0.9, density of air is 1.29 kg per meter cube। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक मीडियम है, वो मीडियम एक्चुअली में आपका एयर ही है, एयर ही है ना, एयर नहीं है। With what terminal velocity will an air bubble 0.4 mm in diameter rise in a liquid, अच्छा ये लिक्विड है पूरा, इस लिक्विड की विस्कोसिटी आपको देके रखी हुई है 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और स्पेसिफिक ग्रेविटी देके रखा हुआ है। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको देके रखा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी आपको पता होना चाहिए 10⁻³ मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अब हमें डेंसिटी तो नहीं पता, स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू देके रखा हुआ है, कितना है 0.9 है। अब डेंसिटी हमें, ये जो लिक्विड होता है, लिक्विड का डेंसिटी हम यहाँ पे सिग्मा लेते हैं, मतलब जिस मीडियम में आपका ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। अब इस बार ये ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो ऑब्जेक्ट क्या देके रखा हुआ है, इन्होंने इस बार जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो एक एयर बबल दिया हुआ है। क्या दिया है, एयर बबल देके रखा हुआ है, तो ये पूरा एयर बबल है। यहाँ पे अगर किसी लिक्विड में एयर बबल डाल दोगे तो ध्यान रखना कि एयर बबल जो है टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे नहीं जाएगा। हमने टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, वो अगर किसी मीडियम में, लिक्विड में या कोई भी एक फ्लूइड में छोड़ दिया जाता है तो एक टाइम के बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, उसकी डेंसिटी आपके मीडियम की डेंसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपने कोई एक ऐसा लिक्विड लिया हुआ है जिसकी डेंसिटी से आपके ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, तो फिर डेंसिटी कम है तो वो नीचे नहीं जाएगा बल्कि ऊपर जाएगा और ऊपर की ओर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा। बस ये फर्क है। तो ध्यान देना, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हम हमेशा रो लेते हैं और मीडियम की डेंसिटी हम हमेशा सिग्मा लेते हैं। अगर सपोज करो आपका, यहां पे लिख देता हूं मैं, रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, तो आपका क्या होगा बताओ, ऑब्जेक्ट फॉल्स, ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा। रो इज लेस देन सिग्मा, लेकिन फ्लूइड जो बाहर का फ्लूइड है, डेंसिटी है उससे कम डेंसिटी वाला यहां पे अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट राइजेस, तो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर उठेगा उसी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ। अब यहां पे देखो, यहां पे आपको लिक्विड देके रखा हुआ है, तो पहले हम लिक्विड का डेंसिटी समझ लेते हैं सिग्मा, और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 10⁻³ होता है। तो सिग्मा का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.9 इंटू 10⁻³ और एक 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो, या फिर 900 कर दो ना टोटल, तो 900 kg पर मीटर क्यूब ये आपके डेंसिटी है। किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की डेंसिटी है। देख रहे हो कितनी डेंसिटी है, 900 kg पर मीटर क्यूब। तो हाँ, अच्छा एयर की डेंसिटी क्या है, एयर की डेंसिटी देनी चाहिए इनको यार। डेंसिटी ऑफ एयर इज, हाँ डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब। अब आपका जो बबल है, स्फेरिकल बबल, वो एयर का बना हुआ है,
तो इसका मतलब इसका जो डेंसिटी है उसको हम रो लिखेंगे, और ये जो रो का वैल्यू है यहाँ पे वो कितना दिया हुआ है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि रो इज लेस देन सिग्मा। डेंसिटी जो है एयर का वो काफी कम है आपके लिक्विड की डेंसिटी से। तो अगर स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट जो आप ले रहे हो, इस बार वो स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट आपका एयर ही है, इसके अंदर एयर भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी काफी कम है। तो काफी कम है मतलब ऑब्जेक्ट राइजेस, तो ऑब्जेक्ट ऊपर उठेगा विद सम टर्मिनल वेलोसिटी। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी ये भी अटेंड करेगा, लेकिन ऊपर की ओर अटेंड करेगा। पर ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर की ओर टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड करे, चाहे नीचे की ओर टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड करे, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला विल रिमेन सेम। तो आपको सेम फॉर्मूला यूज करना है और ये सारे वैल्यूज यूज करने हैं। बस ये जरूर होगा कि आपका जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा वो सॉल्व करते करते नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने नीचे के लिए डिराइव किया था, अब ये राइज कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या यूज किया था, 2/9 r²g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। तो ये क्या होगा बताओ बच्चों, अब यहाँ पे v इज इक्वल टू 2/9 r, रेडियस यहाँ पे देके रखा हुआ है, रेडियस 0.4 mm। अच्छा ये डायमीटर दिया हुआ है, अच्छा इसका डायमीटर देके रखा हुआ है 0.4 mm। तो देखो डायमीटर अगर दिया है 0.4 mm, तो अब ऐसी बात है कि इसका जो रेडियस होगा उसका आधा हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आधा मतलब 0.2 mm हो जाएगा। 0.2 mm दैट इज 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर हो जाएगा। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू जी का वैल्यू 9.8 और मल्टीप्लाइड बाय रो माइनस सिग्मा। रो डेंसिटी आपका, रो कितना दिया हुआ है, रो 1.29 माइनस 900 आपका सिग्मा का वैल्यू, और अपॉन ईटा इज नथिंग बट 0.1। ईटा 0.1 दिया, यस। अब भाई देखो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 2/9 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 का ये -1 यहाँ दे दो तो -4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 9.8 और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे देखो इसको आप सॉल्व कर लो, 900 माइनस 1.29 तो ये आपको देगा 898.71 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.9। ठीक है, 9 इंटू 0.1 0.9। अब इसको मैं देखो सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर से, आपको लेकिन लॉग का यूज करना होगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 2 8 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा एक चीज और, ये नेगेटिव में आ जाएगा, ये नेगेटिव में आएगा 1.29 माइनस 900 मतलब आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। सो 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 898.71 एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 0.9, या फिर आप एक काम कर सकते हो, हाँ ठीक है चलेगा 0.9 दैट इज 78 to 87। तो ये आपका आंसर आ रहा है 78 to 87 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 यहाँ पे ऐसे रह जाएगा और ये आंसर आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। अब आप डेसिमल शिफ्ट करो, आपको डेसिमल शिफ्ट करना है एक, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 नंबर पीछे, तो 10⁻⁴ लेके मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा -7.8 287 को 3 लिख दो चलेगा, इंटू 10⁻⁴। देखो 4 डेसिमल पीछे आए ना तो 10⁻⁴ यहाँ से हट जाएगा एंड दैट इज मीटर पर सेकेंड। ये आपके टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। इन्होंने 0.8 डेसिमल और पीछे शिफ्ट कर दिया इसलिए एक नंबर और यहाँ पे कम हो गया, 10⁻⁴ का -3 हो गया, पर ठीक है चलेगा, आप इतना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। -7.83 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि इस केस में आपका डेंसिटी जो है आपको क्लियरली दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बाहर के फ्लूइड से कम है और वो नीचे जाने के बजाय ऊपर जा रहा है। तो नीचे जाने के बजाय अगर ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी हमने नीचे वाले का निकाल रखा था ये फॉर्मूला, ऊपर जाएगा तो अपने आप यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा आपका आंसर, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ये रहा आपका, क्या है क्वेश्चन,
एज शोन इन द फिगर, a piston of cross sectional area 2 centimeter square pushes the liquid 40 mm square. The piston is pushed at a rate of 2 centimeter per second. Determine the speed at which the fluid leaves the tube. अच्छा, जिस स्पीड से फ्लूइड बाहर आ रहा है यहाँ पे, लेट्स से वो स्पीड आपका v2 है, यही हम लोग को ढूंढना है, समझे? तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं। एक तो पहली चीज तो ये, यहाँ पे आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है जहां से लिक्विड को पुश किया जा रहा है। तो अगर यहाँ का एरिया में A1 मान लो, तो ये एरिया A1 जहां से पुश किया जा रहा है वो आपको देखे रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पुशेस द लिक्विड 40 mm स्क्वायर, पुशेस द लिक्विड 40 mm स्क्वायर, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। As shown in the figure, given figure, a piston of cross sectional area 2 centimeter square pushes the liquid through, मुझे लगता है शायद यहाँ पे 40 mm स्क्वायर होगा, मतलब ये जो छोटा वाला एरिया यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये A2, ये आपका 40 mm स्क्वायर होगा, क्योंकि काफी छोटा एरिया है, तो छोटा एरिया तो आपको यहीं पे देखे रखा हुआ है, तो उसका थ्रू शायद वर्ड यहाँ पे मिसिंग लग रहा है, दैट इज A2 एंड दैट इज 40 mm का स्क्वायर। आई थिंक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, अगर मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट बुक होगा तो मैं एग्जैक्टली वर्ड चेक कर लूंगा, पर ठीक है आप समझ जाओ यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, मुझे टेक्स्ट बुक दिख नहीं रहा है। ये इसका एरिया देके रखा हुआ, पुशेस द लिक्विड 40 mm स्क्वायर, या थ्रू 40 mm स्क्वायर होगा, तो ये थ्रू 40 mm स्क्वायर मतलब इसके थ्रू पुश किया जा रहा है, और इसका एरिया काफी छोटा है, 40 mm स्क्वायर काफी छोटा नंबर होता है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो दोनों अगर अलग अलग यूनिट देके रखा हुआ है तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको कन्वर्ट करना ही होगा। तो यहां से अगर आप कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा और अगर मिलीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करते हो तो आपका 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर होगा। 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर होता है, लेकिन अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो 10⁻⁶ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये कन्वर्जन आ गया, A1 A2 आ गया, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, द पिस्टन इज पुश्ड एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये जो पिस्टन अंदर की ओर पुश किया जा रहा है, जिसकी वेलोसिटी मैं v1 मान लूंगा, वो वेलोसिटी देके रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, और आपको यहाँ की वेलोसिटी v2 ढूंढनी है। तो इसमें कुछ खास करना ही नहीं है, आपको बस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करना है, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है बताओ, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, बस बाकी सब कुछ दिया हुआ है, आपको V2 ढूंढना है। तो V2 इज इक्वल टू A1 V1 अपॉन A2। A1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 × 10⁻⁴, और यहाँ का V1 का वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻², 2 × 10⁻² डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू क्या है, A2 इज 40 × 10⁻⁶, तो 40 × 10⁻⁶। अब ऊपर से 10⁻⁴ -2 -6 चला जाएगा, 2 2 = 4, तो ये आपका 4/40 बचता है, दैट इज इक्वल टू 1/10, यस 1/10, और दैट इज 0.1, 1/10 मतलब 0.1, 0.1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर V2। हाँ वही है, तो हम लोग ने सही क्वेश्चन समझा। ओके ठीक है, आगे बढ़े, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे, द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। What should be the internal diameter of nozzle of the pipe if the speed of water at nozzle is 4 मीटर पर सेकेंड। सी मान लेते हैं आपका ये पाइप है, और ये पाइप का नोजल है यहाँ पे, और ये पाइप है यहाँ पे, तो इन्होंने बोला है कि स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू पाइप। थ्रू पाइप मतलब इसके थ्रू आपका स्पीड v1 मान लेते हैं इस v1 का वैल्यू उन्होंने दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, और इसका इंटरनल डायमीटर देके रखा हुआ है पूरा, तो इंटरनल डायमीटर इसका d1 मान लेते हैं। तो इसका डायमीटर देके रखा है, तो डायमीटर का वैल्यू क्या आएगा आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। अब हमको एक्चुअली में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करना होगा, क्योंकि एरिया और वेलोसिटी का ही चक्कर यहाँ पे है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए हमें डायमीटर नहीं, हमको एरिया चाहिए होता है। तो एरिया आपका πr² होता है, सर्कुलर एरिया है ना, πr² होता है। तो या तो मैंने आपको बताया था सर्कल का 2 एरिया होता है,
अगर रेडियस देके रखा हुआ है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर डायमीटर देके रखा हुआ है तो पाई डी स्क्वायर बाय 4। आप कोई भी यूज कर सकते हो क्योंकि देखो r इज इक्वल टू डी बाई टू हो जाता है ना, तो r इज इक्वल टू डी बाई टू डालोगे तो डी स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। हमें डायमीटर देके रखा है, हम एक काम करते हैं, इसका एरिया A1 मान लेते हैं और डायरेक्टली इसका डायमीटर के फॉर्मूला यूज कर लेंगे, पाई D1 स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अब ये आपका मान लो नोजल है, तो नोजल के थ्रू आपकी कितनी वेलोसिटी है, मान लेते हैं वेलोसिटी v2 है, और इसका इंटरनल डायमीटर शायद पूछा है ना, व्हाट should be the internal diameter of nozzle of the pipe if the speed of water at nozzle is 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ का आपको डायमीटर पूछा गया है, इंटरनल डायमीटर D2 पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ का एरिया A2 मान लेते हैं, अगर हमें एरिया मिल गया तो हमें डायमीटर भी मिल जाएगा, राइट। तो आप एक काम करो, पहले A2 ढूंढ लेते हैं, हमारा एम ये रहेगा A2 ढूंढने का, फिर हम D2 आराम से ढूंढ सकते हैं। अगेन देखो एरिया वेलोसिटी, एरिया वेलोसिटी में एक ही रिलेशन है अगर आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो, एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो हमें चाहिए यहाँ पे क्या बच्चों, A2 चाहिए। अब हमें यहाँ पे A2 चाहिए बच्चों, तो यहाँ पे आप एक काम करो, A2 अपॉन A1 निकाल लो, ठीक है, फिर हम बाद में वैल्यूज डालेंगे। तो A2 अपॉन A1 विल बी इक्वल टू V1 अपॉन V2 हो जाएगा, A1 यहाँ चला जाएगा तो V1 अपॉन V2, और यहाँ पे एक काम करो, अब A2 का वैल्यू क्या आएगा बताओ, फॉर्मूला यूज करोगे तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा आपका पाई D2 स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई D1 स्क्वायर बाय 4, मतलब A1 का जो फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू V1 का वैल्यू 2 है और V2 का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो 4 है। ये क्या हो गया यहाँ पे यार, ये आपका D2 है और V2 का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो आप देख सकते हो D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर, D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो D2 अपॉन D1 क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे तो 1/√2, और D2 का वैल्यू हो जाएगा आपका D1 बाय √2 का वैल्यू होता है 1.414, तो दैट इज इक्वल टू D1 का वैल्यू क्या होगा आपका 10 सेंटीमीटर होगा, तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर में आंसर 1.414। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1/1.414 होता है 0.707, मल्टीप्लाइड बाय आपका 10 होगा सेंटीमीटर में। अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो मीटर में, आपका आंसर मीटर में देख के रखा हुआ है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7.07 सेंटीमीटर होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 7.07 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो, ठीक है। तो ये इंटरनल डायमीटर आपके नोजल का आ गया आपको। ओके, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। नाउ से यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड, एक सेकेंड, द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड द क्लोज्ड पाइप इज 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस प्रेशर reduces to 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर on an opening the valve of the pipe. Calculate the speed of water flowing through the pipe. अब देखो ये क्लोज्ड पाइप है, वैसे क्लोज्ड पाइप में आई एम नॉट श्योर कि आपका ये जो हाइड्रोडायनेमिक्स का काम करेगा कि नहीं, पर मेरे हिसाब से आप क्या करेंगे, क्लोज्ड पाइप है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी 0 मान के चलेंगे, ठीक है। तो V1 की वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब प्रेशर जो है पानी का यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर P1 ले लेते हैं। इस केस में प्रेशर इन्होंने देके रखा हुआ है, जब क्लोज पाइप है तो 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद बोला है कि दिस प्रेशर reduces to 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओपनिंग द वाल्व। वाल्व ओपन कर दोगे यहाँ से तो पानी मान लो v वेलोसिटी से फ्लो होना शुरू हो जा रहा है, तो V2 का वैल्यू पता तो है नहीं हम लोग को, हाँ, पर यहाँ इन्होंने ये देखा है कि आपका P2 जो होगा, प्रेशर जो होगा वो प्रेशर चेंजेस टू, P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, reduces to चेंज हो जाएगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर आपका ये हो गया। वेलोसिटी इनिशियली 0 था, बाद में हम V2 ले लेते हैं। अब पूछा क्या गया बताओ,
कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप मतलब आपको V2 पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये दोनों केस में हम क्या करते हैं, बर्नौलिस इक्वेशन अगर यूज कर लें तो आपका आएगा P1 प्लस हाफ, पहले केस के लिए P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर अब प्लस रो GH। अब देखो दोनों का रो GH हम मान लेते हैं कि नीचे से एकदम सेम हाइट पे है, मतलब अगर सपोज करो इसकी हाइट हम माने तो भी H, ठीक है, और इसकी देखो सेम पाइप है, सेम चीज है, तो हाइट भी सेम ही रहेगा यहाँ से। तो यहाँ पे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। दोनों के लिए हाइट H सेम रहेगा, सेम पाइप है, सेम डिस्टेंस से है, तो H सेम होगा, रो GH यहाँ से हो जाएगा कैंसिल। और यहाँ पे आपका V1 स्क्वायर जो होगा ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि V1 0 है। तो अब आपका बचेगा क्या, P1 का वैल्यू डाल दो 3 × 10⁵ प्लस ये 0 हो गया इज इक्वल टू P2 का वैल्यू कितना है 2 × 10⁵ और प्लस हाफ रो मतलब डेंसिटी, और डेंसिटी है पानी का 1000 को मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ इंटू V2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ पे ले आओगे तो 3 - 2 1 हो जाएगा, 1 × 10⁵ इज इक्वल टू 1/2 × 10⁻³ V2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अब V2 का स्क्वायर निकाल लो, तो V2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, V2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू V2 का स्क्वायर, इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे ले आओ, तो 2 × 10⁵/10⁻³ आ रहा है, 2 × 10⁵/10⁻³ आ रहा है। अब भाई 2 × 10⁵/10⁻³ कितना आएगा बताओ, 200 आ जाएगा, 200। तो V2 का स्क्वायर 200, इसका मतलब V2 का वैल्यू क्या होगा, √200 को मैं 2 × 100 लिख दूं तो V2 क्या हो जाएगा बताओ, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 10√2, और √2 का वैल्यू आपको पता ही है, दैट इज इक्वल टू 10 × 1.414, और आपका V2 का वैल्यू आ जाएगा 14.14 मीटर पर सेकेंड। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने बच्चों एक चेंजेस किया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे कुछ मिसिंग था, थोड़ा करेक्शन भी है। तो अगर आपके पास नोट्स जो मैंने भेजा है उसमें जो न्यूमेरिकल्स लिखा हुआ है, अगर उसमें अभी ऐसा कुछ मिस्टेक हो तो आप वहाँ पे प्लीज़ करेक्शन कर देना, और मैं यहाँ पे देखूंगा, मैं भी ट्राई करूंगा करेक्टेड नोट्स वापस मैं आपको भेज दूँ अगर कुछ दिक्कत होता है तो। इन केस अगर मैं कहीं बीच में भूल गया, मिस हो गया, तो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, आप उस हिसाब से नेसेसरी करेक्शन कर लेना उसके अंदर। चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, द गिवन फिगर शोज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ नॉन विस्कस लिक्विड हैविंग डेंसिटी 1000 kg/m³। यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी देके रखा हुआ है, डेंसिटी देके रखा हुआ है 1000 kg/m³, मतलब एक हिसाब से वाटर ही है ये। द क्रॉस सेक्शन एरिया एट पॉइंट, अच्छा यहाँ पे बीच में ये वाला पार्ट था, द क्रॉस सेक्शन एरिया एट पॉइंट A इज 2 cm²। ए पे जो एरिया है उसका हम वैल्यू A1 ले लेते हैं एंड दैट इज 2 cm²। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁴ मीटर² हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर² होगा, यस 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है, स्क्वायर करोगे -4 हो जाएगा। और उसके बाद एंड एट B, देखो पॉइंट और B के बीच में पूरी लाइन है, एंड एट B इज 1 cm²। B का एरिया हम लोग A2 मान लेते हैं, और वहां पे आपका 1 cm² है, दैट इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ cm², सॉरी मीटर² हो जाएगा, मीटर²। तो एक काम करो आप, यहाँ पे जो भी एरिया होगा उसको एरिया A1 मान के चलेंगे हम लोग, यहाँ पे जो भी एरिया होगा उसको हम A2 मान के चलेंगे। यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो P1, यहाँ का जो प्रेशर होगा वो P2, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो V1, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो V2, यहाँ पे सारा 1, यहाँ पे सारा 2 ठीक है। A1 A2 लिख दिया यहाँ पे, और क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ लिक्विड एट A इज 5 cm/s। A पे जो स्पीड है वो 5 सेंटीमीटर, मतलब V1 जो है वो 5 cm/s है,
कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 5 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बोथ ए एंड बी आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्रेशर एट ए एंड बी। ए और बी का प्रेशर डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन यहां में ये देखना होगा कि भाई ए का ज्यादा है प्रेशर या बी का ज्यादा है। तो अगर बर्नौलीज प्रिंसिपल याद होगा तो वो सीधा कहता है कि जहां एरिया ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा, जहां एरिया ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा। ए पे एरिया ज्यादा है मतलब P1 विल बी ग्रेटर देन P2। तो हमें प्रेशर डिफरेंस निकालना है, मतलब P1 माइनस P2 निकालना है। ठीक है, तो आप देखो आपके पास जब फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो दो ही इक्वेशन है, एक बर्नौलीज इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अगर प्रेशर इन्वॉल्व है तो बर्नौलीज इक्वेशन ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स पे बर्नौलीज इक्वेशन यूज कर लेते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। अब मैंने दोनों जगह पे ए और बी पे रो GH लिया हुआ है क्योंकि बोला गया है कि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो कहीं से भी हाइट लोगे तो दोनों का हाइट h सेम आएगा, तो रो जी एच दोनों जगह आ जाएगा, जिसकी वजह से ये कैंसल आउट हो जाएगा। P2 को आप इस साइड ले आओ तो आपका P1 माइनस P2 आपको मिल जाएगा, और रो V1 स्क्वायर को उस साइड भेज दो तो हाफ रो V2 स्क्वायर तो इस साइड है ही, साथ ही साथ ये भी इस साइड आ जाएगा, माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ देखोगे तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो कॉमन ले सकते हो और अंदर जो बचेगा वो रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूं मैं। अब देखो हमारे पास V1 देके रखा हुआ है पर हमें V2 नहीं पता, हमें A1 A2 दोनों पता है। अब हमारे पास एक ही इक्वेशन बचता है, बर्नौलीज इक्वेशन हमने यूज कर ही लिया है, एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो यहां से आपको V1 तो पता है, हमें V2 चाहिए, तो आप V2 निकाल लो और V2 का वैल्यू आ जाएगा आपका A1 V1 अपॉन A2। A1 का वैल्यू अगर आप देखोगे तो A1 का वैल्यू 2 है तो 2 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, मैंने करके रखा हुआ है 2, चलो ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू 10⁻⁴ और V1 का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻², तो 5 इंटू 10⁻² आ जाएगा, डिवाइडेड बाय A2 का वैल्यू क्या है आपका 1 इंटू 10⁻⁴, तो 1 इंटू 10⁻⁴, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 5 2 ज़ 10, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 5 2 ज़ 10⁻⁻1 का वैल्यू मिल जाएगा, 10⁻⁻1 मीटर पर सेकेंड, ये आपका V2 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नाउ से यहाँ पे आपको V1 का वैल्यू 5 इंटू 10⁻², यस, और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1 ही है ना, राइट, यस। A1 का वैल्यू 2 लिया हुआ है ना, A1 का वैल्यू 2 लिया हुआ है, A1 का वैल्यू बड़ा है, A2 का वैल्यू छोटा है, तो V1 का जो भी वैल्यू था आपका 5 इंटू 10⁻², V2 का वैल्यू आपका ज्यादा आएगा, हाँ ज्यादा ही आ रहा है। ठीक है, आपको वेलोसिटी V2 मिल गया। अब V1 मिल गया है हमारे पास, ये V1 यहाँ से और V2 आपका यहाँ से, और आपको चाहिए क्या बताओ, आपको ये चाहिए, तो एक काम करो आप वैल्यूज डाल दो दोनों में। अगले पेज पे चलते हैं, इक्वेशन 1 को ध्यान में रखो, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1000, और V2 स्क्वायर मतलब V2 स्क्वायर मतलब वहां पे देखो 10⁻⁻1 है, V1 स्क्वायर 5 इंटू 10⁻² है, तो ये 10⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 10⁻², और माइनस 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 1000, 10⁻² ऐसे रहने दो, माइनस 5 5 ज़ 25 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1000 और 10⁻² अगर आप कॉमन ले लो तो 10⁻² बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 25 इंटू 10⁻² बचेगा। 10⁻² अगर आप मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.25, और 1 माइनस 0.25 विल गिव यू, ये 500 हो जाएगा आपका, 500 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 0.1 माइनस
0.25, राइट, 2 0 पीछे आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.75 इंटू 5, 10⁻², यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 हो जाएगा, 2 0 हट जाएगा, इंटू 1 माइनस 0.25 विल बी 0.75। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 5 5 से 25, 7 5 से 35, 36, 37 और 3.75 ये प्रेशर डिफरेंस आ रहा है भाई, P1 माइनस P2 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो भी लिखना होगा आपको। आई थिंक यहाँ पे आंसर जो है उसमें गड़बड़ है, शायद ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है और टेक्स्ट बुक में ये आंसर लाया हुआ है, लेकिन ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन गलत है। आई मीन सोल्यूशन शायद गलत है, मेरे हिसाब से सोल्यूशन गलत होगा, कुछ तो उन्होंने मिस्टेक किया होगा। मैंने चेक कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो आपका जो आंसर होगा वो 3.75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। ये तो मेरे हिसाब से 3.75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, यही आंसर आपका होना चाहिए। कुछ तो वहाँ पे गड़बड़ किया रहेगा, आप एक बार टेक्स्ट बुक चेक कर लेना, कहीं तो शायद हो सकता है गड़बड़ हो। तो एक बार मैंने शायद बच्चों को कराया था, वही शायद ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, मुझे मालूम है कि मिस्टेक वहाँ पे सोल्यूशन में कुछ एक जगह पे मिस्टेक है, सॉल्व एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का। तो यही आंसर है बच्चों, वैल्यू के हिसाब से जो भी वैल्यू देके रखा हुआ है, दिस हैज टू बी द आंसर। हम लोग बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ गया भाई, क्वेश्चन कहाँ गया, अरे क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा पेज ब्लैंक रह गया, ओके नो प्रॉब्लम, चलो इस पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, डोर्स ऑफ डैम आर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, ओके, below the surface of water in the dam. If the door is opened, what will be the speed of the water that flows out of the door? Okay. यहाँ पे देखो देखे रखा है, मान लो आपका ये डैम है, डोर्स ऑफ डैम आर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, ये पानी का सरफेस है, और यहाँ पे 20 मीटर नीचे 20 मीटर नीचे आपका इस पॉइंट पे डोर है, मान लो इस डोर को ओपन कर दिया। If the door is opened, what will be the speed of water that flows out of the door? तो यहाँ पे डोर अगर ओपन कर दिया तो इसमें किस स्पीड से आपका जो है ये बाहर निकलेगा। तो आप एक देख सकते हो कि ये एक हिसाब से ओपन टैंक का क्वेश्चन है, और आप इसको वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का क्वेश्चन मान सकते हो कि 20 मीटर नीचे एक होल किया है, डोर एक होल की तरह होगा, तो क्या स्पीड से आपका वेलोसिटी फ्लूइड बाहर निकलेगा। तो फॉर्मूला सिंपल है, v इज इक्वल टू √2gh, यही स्पीड ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय g का वैल्यू 9.8, और हाइट चाहिए हमको बस, और हाइट इन्होंने 20 मीटर दे के रखा हुआ है, तो 20 आ जाएगा, तो आपका ये जो वैल्यू है वो हो जाएगा 9.8 इंटू 2 इंटू 20। तो आप एक काम करो, यहाँ पे इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा स्क्वायर रूट निकालना भी आप लॉग टेबल में सीखोगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल यहाँ पे मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। तो 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 विल गिव यू 392, और 392 का स्क्वायर रूट अगर हम देखें तो 19.798 आ रहा है, 19.798 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो एक हिसाब से स्पीड ऑफ एफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स जो भी बोल सकते हो आप उसको, इसका ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सिंपल था ये। अगला क्वेश्चन, with what velocity does water flow out of an orifice in a tank with gauge pressure 4 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर before the flow starts? सेम क्वेश्चन है, एक टैंक है, इसमें पानी भरा हुआ है मान लो, और पूछा यह गया है with what velocity does the water flow out of an orifice in a tank with gauge pressure 4 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब किस हाइट से पानी निकल रहा है ये तो नहीं दिया गया है, किस स्पीड से निकलना है ये हम लोग को पता करना है, लेकिन इस पॉइंट का गेज प्रेशर जरूर दिया गया है। अब गेज प्रेशर जो होता है, गेज प्रेशर का फॉर्मूला होता है ρgh, ये आप जानते हो, तो हमें गेज प्रेशर देके रखा हुआ है ρgh, तो यहां से आप h ढूंढ लो, और h अगर एक बार मिल जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला जो होता है आपका √2gh, उसमें डाल देना तो v मिल जाएगा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू ρgh, तो यहां से आप h ढूंढ लो, h का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, P अपॉन ρg, और याद रखना है P जो गेज प्रेशर है वो हमको देके रखा हुआ है, कितना है 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा, v इज इक्वल टू √2gh, तो दैट इज इक्वल टू √2g, h का वैल्यू यहां से ले लो P बाय ρg,
सॉरी P बाय रो जी, तो यहाँ से G और G कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √2P बाय रो, बस वैल्यूज डालो निकाल लो। 2 मल्टीप्लाइड बाय P का वैल्यू कितना है 4 × 10⁵, 4 × 10⁵, और आपका डेंसिटी का वैल्यू देके रखा रहेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, सो दैट विल बी इक्वल टू 1000। अब देखो 1000 में से यहाँ पे 3 0 चला जाएगा, तो 3 0 जाएगा, यहाँ पे 2 0 बचेगा, तो आपका ये वैल्यू क्या आ जाएगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू √ देखो यहाँ पे 400 बच जाएगा, 400 × 2, 400 × 2, अब 400 को बाहर स्क्वायर रूट लोगे तो 20 आ जाएगा, 20 √2, दैट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 1.414 तो ये हो जाएगा 14.14 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू 28.28, राइट, 28.28 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स या फिर स्पीड ऑफ एफ्लक्स, 28.28 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब एज शोन इन द फिगर, फाइंड द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल इफ द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एट पॉइंट ए इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे पॉइंट ए दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये पॉइंट ए पे जो स्पीड है फ्लो का वो उन्होंने देके रखा हुआ है, मान लेते इसका स्पीड v1 है यहाँ पे और पॉइंट बी पे स्पीड v2 है, तो हमें v1 का वैल्यू देके रखा हुआ है कि पॉइंट ए पर v1 का स्पीड कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, और पॉइंट बी पर v2 का स्पीड यहाँ पे वो भी देके रखा हुआ है, एंड दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। हमको क्या चाहिए भाई, प्रेशर डिफरेंस चाहिए, नहीं जी का वैल्यू 9.8 देके रखा हुआ है, वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब एज शोन इन द फिगर, फाइंड द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल। अच्छा, इन दोनों के बीच में मर्क्यूरी लेवल का डिफरेंस हमको ढूंढना है, ओके ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसका जो लेवल है, इस पॉइंट का लेवल, इसको हम लोग H1 मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बॉटम से H1 मान लेते हैं और ये जो पूरा लेवल है इसका बॉटम से H2 मान लेते हैं, ये रहा H2 आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉटम से। आप देखो बॉटम में देखोगे तो ये जो मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी आपका रेस्ट पे है, और याद करो हाइड्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर मान लो फ्लूइड आपका रेस्ट पे होता है तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। अब इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा वो देखते हैं। तो देखो मान लो बच्चों, ऊपर से जो पॉइंट ए से जो प्रेशर आ रहा है, पॉइंट ए से जो प्रेशर आ रहा है वो मान लेते हैं P1 प्रेशर आ रहा है, मतलब पॉइंट ए पर P1 प्रेशर है। अब पॉइंट बी से जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है तो मान लेते हैं पॉइंट बी पर प्रेशर P2 है। अब अगर मैं बॉटम पे प्रेशर देखूं यहाँ पे और यहाँ पे, तो वो तो सेम रहेगा, राइट। तो इस बॉटम पे प्रेशर हम मान के चल लेते हैं कि इधर आपका जो प्रेशर है वो P1 डैश है और यहाँ पे प्रेशर P2 डैश है, बॉटम पे P1 डैश एंड P2 डैश है प्रेशर, और दोनों क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोस्टैटिक्स के रूल के हिसाब से, दैट योर P1 डैश शुड बी इक्वल टू P2 डैश। अब किसी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, अगर मैं P1 डैश की बात करूं इस पॉइंट पे प्रेशर, तो क्या होगा, एक तो लिक्विड कॉलम का प्रेशर पूरा, और लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर आता है आप जानते हो क्या होता है, क्या हो रहा है ये मक्खी बैठी हुई है क्या, और एक सेकेंड कुछ तो गड़बड़ है, ये आपका H1, तो यार ये आपका सॉरी H1, तो ये यार कहीं बीच बीच में मक्खी बैठ जाती है, परेशान करती है, गड़बड़ कर देती है, नहीं ठीक है, ये H1 है। अब यहाँ पे देखो P1 डैश, यहाँ पे जो प्रेशर होगा ये आपका हाइट, लिक्विड कॉलम का हाइट H1 है, उसके वजह से प्रेशर आएगा, एंड दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू, आपको पता है लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर होता है वो ρgh होता है, तो यहाँ पे ये प्रेशर ρgh हो जाएगा, ρgh, और प्लस इसके ऊपर से जो प्रेशर P1 पड़ रहा है ना, P1 प्रेशर भी तो ऊपर से पड़ रहा है, जो कि A पर प्रेशर है, ये प्रेशर फ्लूइड आपका P1 एक्सर्ट करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर एक तो ρgh होगा ही, ऊपर से प्रेशर P1 पड़ रहा है वो P1 भी होगा, तो मतलब ओवरऑल प्रेशर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक तो वो हो जाएगा P1 जो ऊपर से पड़ रहा है पॉइंट ए पे, और प्लस लिक्विड कॉलम का ρgh, ये टोटल यहाँ पे आपका प्रेशर हो गया इस पॉइंट पे। यहाँ पे प्रेशर देखा जाए तो लिक्विड कॉलम की वजह से ρgh2 और ऊपर से पड़ रहा है P2, सो P2 प्लस ρgh2 हो जाएगा ठीक है। अगर मैं P1 माइनस P2 निकालता हूँ, P1 माइनस P2 निकालता हूँ,
तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा P1 माइनस P2 और रो जी H1 वहां पे लेके आ जाओ, तो रो जी H2 माइनस रो जी H1 हो जाएगा। तो फाइनली आपका वैल्यू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी कॉमन ले लो और H2 माइनस H1 हो जाएगा। तो आपका H2 माइनस H1 का वैल्यू आ जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन रो जी। इसको इक्वेशन 1 रख लो। अब देखो यही H2 अपॉन H1 उन्होंने ढूंढने बोला है। फाइंड द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल इफ द स्पीड ऑफ फ्लो, मतलब मर्क्यूरी लेवल के बीच का डिफरेंस, तो H2 माइनस H1 मर्क्यूरी लेवल के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। उसके लिए हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस ढूंढना होगा और डेंसिटी हम लोग को दे के रखा हुआ है, बस प्रेशर डिफरेंस ढूंढना है। प्रेशर डिफरेंस ढूंढने के लिए आप लगाओगे यहाँ पे बर्नौलिस इक्वेशन, बर्नौलिस इक्वेशन दोनों पॉइंट ए और बी पर, और पॉइंट ए और बी पे अगर बर्नौलिस इक्वेशन लगाते हो तो ध्यान रहे इस बात का कि ये दोनों एक ही हाइट पे हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। तो नीचे से अगर आप सपोज करो हाइट लेना चाहते हो तो ए का हाइट एच, ये बड़े कौन सा हाइट कहां पे लेना है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है समझना। और पॉइंट बी का हाइट दोनों सेम होगा, क्योंकि जब आप इनका हाइट लोगे तो आप सेम लेवल से मेजर करोगे, तो बॉटम से दोनों का हाइट सेम होगा क्योंकि दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, समझे। तो बर्नौलिस इक्वेशन यूज करते समय आपको ये वाला हाइट लेना है, एच और एच लेना है। तो पॉइंट ए के लिए यूज करोगे तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच। पॉइंट बी के लिए देखोगे तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच। दोनों का हाइट सेम आएगा इसलिए रो जी एच कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ही लेवल से ले रहे हैं हम लोग। P2 को यहाँ पे लेके आ जाओ तो आपका P1 माइनस P2 आपका क्या आएगा बताओ, हाफ रो V2 स्क्वायर, और इसको उठा के वहां ले आओ तो हाफ रो V1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हाफ रो कॉमन आ जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये आपका आ गया P1 माइनस P2। इसका वैल्यू उठा के आप डाल दो इक्वेशन 1 में। सो पुट दिस इन इक्वेशन 1, तो आपका इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, दैट विल बी इक्वल टू H2 माइनस H1 इज इक्वल टू P1 माइनस P2 का वैल्यू क्या आ गया, हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। मुझे लगता है यहाँ पे डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेंसिटी रो, डेंसिटी दिया है क्या, अच्छा दिया भी नहीं है शायद डेंसिटी, हाँ डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगा, रो कैंसिल हो गया। तो आपका बचेगा क्या, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V2 का वैल्यू क्या है 5, V1 का वैल्यू क्या है 2, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 9.8, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4 अपॉन 9.8, दैट इज इक्वल टू 21 अपॉन 9.8। अब इसको सॉल्व कर लो तुम भाई, सॉल्व डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 21 डिवाइडेड बाय 9.8 विल गिव यू 2 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे 1.07 आ रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक किया है क्या मैंने, 2 और 5 ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 25 माइनस 4 होता है 21, और 21 अपॉन रो जी आ रहा है, बराबर तो है, तो रो जी मतलब यहाँ पे जी का वैल्यू 9.8 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आपका 21 लिख दिया मैंने, सॉरी, हाँ 21 डिवाइडेड बाय 9.8 विल गिव यू 2.14, और इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आई गेस यहाँ पे 2 कहीं मिसिंग तो नहीं है, यहाँ पे 2 मिसिंग है शायद, कहीं तो मिसिंग लग रहा है मुझे, अच्छा हाफ मैंने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई नहीं किया, गड़बड़ कर दिया, सॉरी, ये 2 यहाँ पे मैंने देखा नहीं, ये 2 भी आ जाएगा यहाँ पे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, कैलकुलेशन एरर है बस। यहाँ पे जो 2 बचा हुआ है ना, तो 2 यहाँ पे डाल दोगे तो आपका बराबर 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो बराबर आपको 1.07 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर आराम से एक एक स्टेप करोगे, कौन सी हाइट कब लेनी है ये अगर आप समझ जाओगे तो आंसर बराबर आ जाएगा आपको, तो ये आंसर इज 1.07 मीटर, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक लिफ्ट इज डिजाइंड, अरे यार ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ कहाँ से आ गया, चलो देखते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट, अच्छा हाँ ये तो हाइड्रोस्टैटिक्स में होना चाहिए हाइड्रोलिक लिफ्ट, चलो ठीक है देखते हैं। A hydraulic lift is designed to lift heavy objects of maximum mass 2000 kg. The area of cross section of piston carrying the load is 2.25 into 10 raised to minus 2 meter square.
व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर द स्मॉलर पिस्टन वुड हैव टू बेयर। आप बच्चों मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है वो हाइड्रोस्टैटिक्स का था, पर शायद गलती से यहाँ आ गया रहेगा। चलो सॉल्व कर देते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इट इज डिजाइन टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैक्सिमम मास 2000 kg। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट अगर आपको याद होगा तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में एक छोटा सा एरिया होता है जिसको हम लोग इनपुट बोलते हैं, और एक बड़ा एरिया होता है जिसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। तो आउटपुट पे जो भी यहाँ पे पिस्टन लगा रहता है वो लिफ्ट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका जो भी वेट होगा, वेट mg, उसको लिफ्ट करना है, ठीक है। और उसको लिफ्ट करने के लिए यहाँ पे फोर्स F2 जनरेट होता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये फोर्स F2 जो होता है वो उतना ही होता है जितना आपका वेट होता है, मतलब इतना वेट वो सहन कर सकता है। तो F2 का वैल्यू जितना वो मतलब वेट उठा सकता है, मैक्सिमम वेट, उसका वैल्यू देके रखा हुआ है 2000 kg। तो ये F2 इज इक्वल टू mg, और m का वैल्यू 2000 देके रखा हुआ है, इंटू g का वैल्यू उन्होंने क्या बोला लेने को, g का वैल्यू अगर कुछ नहीं बोला है तो हमें g का वैल्यू 9.8 लेना पड़ेगा। तो ये आपका इतना आपको फोर्स लगेगा इस मैक्सिमम वेट को उठाने के लिए। F2 विल बी इक्वल टू mg, दैट इज इक्वल टू 2000 इंटू 9.8 न्यूटन। अब आगे क्या बोला है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन कैरिंग द लोड। इसका एरिया A2 मानेंगे और इसका हम एरिया इनपुट का A1 मानते हैं। इस पर जो हम फोर्स लगाते हैं वो F1 मानते हैं। तो जो लोड कैरी कर रहा है उसका एरिया A2 होगा, और उसका वैल्यू इन्होंने दे रखा है कितना, 2.25 इंटू 10⁻⁴ 2 मीटर स्क्वायर है। तो ठीक है, 2 मीटर स्क्वायर है। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर द स्मॉलर पिस्टन वुड हैव टू बेयर। स्मॉलर पिस्टन पर मैक्सिमम कितना प्रेशर आएगा। तो प्रेशर मतलब यहाँ पे आप समझ के लो P1 प्रेशर यहाँ पे होगा और यहाँ पे प्रेशर P2 होगा, हालांकि दोनों सेम होता है। तो ये P1 प्रेशर पूछा गया, दैट इज इक्वल टू F1 अपॉन A1। तो हमें F1 अपॉन A1 ही ढूंढना है कि F1 अपॉन A1 कितना होगा। अगर मैक्सिमम लोड यहाँ पे उठा रहा है तो प्रेशर भी जो लगेगा वो मैक्सिमम ही लगेगा। अब ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का फॉर्मूला आपको क्लियरली पता है कि F2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1 होता है, पर हमें F1 अपॉन A1 चाहिए। तो F1 अपॉन A1 विल बी इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो ये आपका प्रेशर P1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो F2 का वैल्यू A2 का वैल्यू डालना है बस, और कुछ नहीं। F2 का वैल्यू देख रहे हो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, और A2 का वैल्यू यहाँ पे 2.25 इंटू 10⁻²। चलो बच्चों इसको बस सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 एंड डिवाइडेड बाय 2.25 दैट विल गिव यू 871111। बड़ा अजीब आंसर है, 8711.11 इंटू 10⁻² ऐसा आंसर आ रहा है आपका। तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे आप 3 डेसिमल पीछे शिफ्ट कर लो तो आपका ये हो जाएगा 8.711। 3 डेसिमल पीछे शिफ्ट करोगे तो 8.711, और क्योंकि आपने 3 पीछे शिफ्ट किया है तो आपका यहाँ पे 10⁻³ का पावर और आ जाएगा, 10⁻5 आ जाएगा, 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ठीक है। इन्होंने 1 डेसिमल और शिफ्ट कर दिया है पीछे, इसके वजह से 10⁻6 दिखा रहा है। 10⁻6 नहीं आएगा भाई, 10⁻6 नहीं आएगा। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है, मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी, शिफ्टिंग गलत कर दिया मैंने, सब गड़बड़ कर दिया। 0.11 इंटू 10⁻² आएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 10⁻² आएगा। और अगर आप पीछे शिफ्ट करते हो तो पावर बढ़ता है पॉजिटिव में, तो 8.711 इंटू 10⁻5 आ जाएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक पीछे और शिफ्ट करोगे तो 10⁻6 जो दिखा रहा है, एंड दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल, जैसा भी आप बोलो। तो ये आपका प्रेशर आ गया, मैक्सिमम प्रेशर जो यहाँ लगेगा। ओके, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन यार अलग सा कैसे आ जा रहा है, अब ये फिर से हाइड्रोस्टैटिक्स पे पहुंच गए हम लोग। ठीक है, चलेगा, जो आ रहा है सॉल्व कर लेते हैं। आई होप कि मैंने जो आपको क्वेश्चन बैंक देके रखा है, न्यूमेरिकल्स का पूरा सेट देके रखा है, उसमें भी इसी ऑर्डर में क्वेश्चन हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड टेंशन 0.04 न्यूटन पर मीटर इज नियरली। अच्छा, ये मुझे लगता है ठीक है, चलेगा, छोड़ो। एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल, एनर्जी स्टोर्ड का मतलब होता है आपका सरफेस एनर्जी,
और सरफेस एनर्जी जो होगा आपका वो dw होगा, तो इसका मतलब वो dw ही पूछ रहा है, ठीक है, सोप सॉल्यूशन का dw ही पूछ रहा है। और क्या किसका बबल है, सोप बबल है, सोप बबल में दो फ्री सरफेस एरिया होता है आपको पता ही है। इसका डायमीटर देके रखा हुआ है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब रेडियस आपका d/2 दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 3 सेंटीमीटर होता है 3 × 10⁻²2 मीटर। रेडियस देके रखा हुआ है इसका। सरफेस टेंशन देके रखा हुआ है, सरफेस टेंशन T आपका 0.04 न्यूटन पर मीटर, और इसका आपको dw निकालना है। तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, dw इज इक्वल टू T × d। अब एनर्जी स्टोर्ड इन द सोप बबल, इसका मतलब इसका इनिशियल जो आपका एरिया होगा वो 0 होगा, इनिशियल एरिया क्या होगा, 0 होगा। और फाइनली आप देखोगे एरिया, तो एक अंदर का एरिया है और एक बाहर का एरिया है। तो पहले काम करता हूं मैं, A1 तो 0 था इसका, A2 आपका क्या हो जाएगा बताओ, 4πr² और मल्टीप्लाइड बाय स्फीयर का एरिया 4πr² होता है, मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा इसमें, समझे। 2 क्यों आएगा बताओ, क्योंकि अंदर भी एरिया है और इसका बाहर भी एरिया है, दो फ्री सरफेस एरिया है। तो आपका A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8πr², समझ गए। तो dw इज इक्वल टू T × dA, और dA मतलब चेंज इन एरिया दैट इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। T का वैल्यू देके रखा हुआ है दैट इज 0.04, और A2 आपका 8πr² है माइनस 0, A1 तो था ही नहीं पहले, तो उसके बाद फिर आपका 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस क्या है आपका 3 × 10⁻², तो 3 × 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप करोगे तो यहाँ पे आपका 8 4 = 32, तो 0.32 होगा ना, 8 4 = 32, 1 2 हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है, इंटू 10⁻⁴ होता है। अब इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 999 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.32, तो ये आपको देगा 9.04 इंटू 10⁻⁴ जूल, ठीक है, 9.04 इंटू 10⁻⁴। आप 10⁻⁻1 निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.904 हो जाएगा, पर आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज योर आंसर, चलेगा। आगे बढ़े बच्चों, चलो कैपलरी का क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 कैपलरी ट्यूब्स। आई थिंक ये क्वेश्चन ओके, हाँ मुझे याद आया, बराबर बराबर। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यूज के होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ये क्वेश्चन, और उसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन, ये दोनों तो क्वेश्चन एमसीक्यूज के हैं, पर ये क्वेश्चन अचानक से आपका यही होना चाहिए। देखते हैं एमसीक्यूज का, जो भी है बच्चों क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लो यार, उसमें कोई टेंशन नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडियाई 0.3 सेंटीमीटर एंड 0.6 सेंटीमीटर आर डिप्ड इन द सेम लिक्विड। तो सेम लिक्विड में दो, एक का आपका रेडियस जो है वो 0.3 सेंटीमीटर है और दूसरे कैपिलरी ट्यूब का रेडियस 0.6 सेंटीमीटर है। एक ही लिक्विड में दोनों को डाल दिया है। द रेशियो ऑफ हाइट्स थ्रू विच द लिक्विड राइज, मतलब H2/H1 ढूंढना है हमको, सॉरी H2/H1 नहीं, हाइट का रेशियो ढूंढना है, मतलब H1। अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको पहले 1 ऊपर लेना है, 2 नीचे लेना है, तो हाइट का रेशियो ढूंढना है हमें। तो यार ये तो सिंपल है, कैपिलरी के केस में हमको पता है H = 2t cos θ/ρRg होता है। तो आप देखो हाइट रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब H1/H2 जो होगा वो R2/R1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो H1/H2 विल बी इक्वल टू, R2 का वैल्यू क्या है 0.6 है, R1 का वैल्यू क्या है 0.3 है। आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कन्वर्ट करोगे तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 1/2 आ रहा है आपका साफ साफ, H1/H2 सॉरी 2/1 आ जाएगा, तो रेशियो आपका 2/1। सो H1:H2 इज इक्वल टू 2:1, यही आपका आंसर है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, एंड दिस इज मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का। देखते हैं, 2 hailstones with a radii in the ratio 1:4 fall from a great height through the atmosphere. Then the ratio of their terminal velocities is.
अब दो हेलस्टोन, उसका जो रेशियो है रेडियस का, इसका R1 है मान लो, इसका R2 है, तो रेडियस R1 अपॉन R2 इन्होंने देके रखा है 1/4 रेशियो 1:4 है, और ये एटमॉस्फेयर में गिर रहे हैं, मतलब एयर में दोनों गिर रहे हैं, तो इनके टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो चाहिए। तो मान लो इसका टर्मिनल वेलोसिटी v1 है, इसका टर्मिनल वेलोसिटी v2 है। तो अगर आप देखोगे टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2/9 r² रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। तो आप देखो कि हमारा स्टोन जो है, हम अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं तो मान के चलेंगे दो स्टोन है, सेम मटेरियल का स्टोन है, सेम मटेरियल का स्टोन है मतलब दोनों का स्टोन है, मतलब दोनों का डेंसिटी सेम है, दोनों एयर से गिर रहे हैं, तो एयर का मतलब फ्लूइड का डेंसिटी दोनों के लिए सेम होगा, जी दोनों के लिए सेम होगा, दोनों का रेडियस अलग अलग है, और एयर का ईटा दोनों के लिए सेम होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब दोनों के केस में आपका सिर्फ आर अलग अलग है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो अगर बाकी सब कुछ कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², टर्मिनल वेलोसिटी r² के प्रोपोर्शनल है। इस हिसाब से आप लिख सकते हो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अच्छा, इनको चाहिए क्या बताओ, रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटीज, तो बस हो गया ना, टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो चाहिए, r1 अपॉन r2 का वैल्यू 1/4 दिया हुआ है, तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/16, और 1/16 आपका आंसर आ गया। तो आंसर इज 1:16, ठीक है, दैट इज योर आंसर। तो बच्चों बस इतना ही। यहाँ पे आप जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं उस न्यूमेरिकल्स को ही आप बार बार प्रैक्टिस करो, और मान के चलो कि ये सारे न्यूमेरिकल्स अगर आप करोगे और आपके पास और टाइम है तो टेस्ट में भी कुछ आएगा, टेस्ट में भी मोस्टली क्या पता इसी में से आ जाए नंबर बदल के, वो तो आप टेस्ट में देख लोगे। ध्यान रहे कि आप इन न्यूमेरिकल्स को करो, क्योंकि ये सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड और आपका जो एमसीक्यूज टेक्स्ट बुक में दे रखा है उन सब से निकाले गए न्यूमेरिकल्स है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कोई न्यूमेरिकल पूछेगा भी, तो अगर आपने ये सारे अच्छे से सॉल्व करके रखे हुए हैं तो आप एग्जाम में कर ले जाओगे, जहां तक मैं समझता हूं इन चीजों को, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी यहाँ पे होता है खत्म आपका, और फाइनली आपका सेकेंड चैप्टर जो है वो पूरी तरह से दी एंड पे आ चुका है। इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जरूर। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।